विद्यार्थियों, मैं मनमोहन मीणा, सह आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय करौली की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बीए पार्ट प्रथम के द्वितीय पेपर पर्यावरण भूगोल की प्रथम यूनिट के एक महत्वपूर्ण टॉपिक मानव पर्यावरण अंतर संबंधों की चर्चा करेंगे कि मानव पर्यावरण के मध्य किस प्रकार के संबंध रहे हैं और इसके प्रति भूगोलवेत्ताओं का किस किस तरह का दृष्टिकोण है, इसकी हम चर्चा करेंगे। यद्यपि जो मुख्य दृष्टिकोण है वो है निश्चयवाद, संभववाद एवं नवनिश्चयवाद, जो हमारे कोर्स के अंतर्गत भी है। तो हम एक एक करके निश्चयवाद, संभववाद, नवनिश्चयवाद की चर्चा करेंगे। मनुष्य का प्राकृतिक वातावरण से वही संबंध है जो अन्य प्राणियों का है, परंतु मनुष्य ने अपने बौद्धिक विकास के द्वारा पर्यावरण से बदलते हुए संबंध बनाए हैं, जिनसे पर्यावरण को कभी हानि हुई है तो कभी लाभ हुआ है। आदिकाल का मनुष्य जो अन्य जीव जंतुओं की भांति रहता था, उसका पर्यावरण पर विशेष प्रभाव नहीं था, परंतु मनुष्य ने विगत 10,000 वर्षों में सभ्यता एवं संस्कृति के विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। इसलिए मनुष्य एवं वातावरण के सहसंबंध परिवर्तनशील रहे हैं। मनुष्य ने पर्यावरण से उपयोगी वनस्पति एवं जीव जंतुओं का अधिकाधिक विकास कर अपने लिए उपयोगी बनाया है तथा अन्य वनस्पति एवं जीव जंतुओं को या तो विकास क्रम में पीछे छोड़ दिया है या उन्हें पृथ्वी से सदा के लिए विलुप्त कर दिया है। मानव संस्कृति तथा सभ्यता के प्रारंभिक काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इस समय मनुष्य की सोच आर्थिक नहीं थी, उसका एकमात्र लक्ष्य भोजन की प्राप्ति था। अतः इस काल में मानव प्राकृतिक पर्यावरण का प्रमुख घटक था। यह काल 5,000 वर्ष पूर्व तक माना जाता है, लेकिन समय के साथ मनुष्य ने भोजन के लिए जंगली जानवरों का शिकार करना सीख लिया। इसे मानव द्वारा पर्यावरण उपयोग का प्रथम उद्देश्यपूर्ण कार्य माना जाता है। अग्नि के आविष्कार के उपरांत मानवीय दृष्टिकोण में परिवर्तन आया तथा मानव जंगलों से लकड़ियां प्राप्त करने लगा, वह मांस को पकाकर खाने लगा। यद्यपि मानवीय आवश्यकताएं सीमित होने के कारण अब भी मानव पर्यावरण संबंध मैत्रीपूर्ण रहे। आग मानव का प्रथम पारिस्थितिकीय उपकरण था, जिसकी सहायता से उसने अपने लाभ के अनुकूल पर्यावरण में परिवर्तन करना आरंभ किया था। मानव द्वारा अपनी छाट को महत्व देने के कारण पर्यावरण में नैसर्गिक भिन्नताएं उत्पन्न हुई। मनुष्य एवं वातावरण के सह संबंधों में आज से लगभग 5,000 वर्ष पूर्व क्रांतिकारी परिवर्तन आए, जब मनुष्य ने कृषि करना, स्थायी आवास बनाकर रहना, जंतुओं का पालतूकरण करना और अपने लिए अनुपयोगी पेड़ पौधों को जैविक चक्र से बाहर निकालना सीख लिया था। कृषि के रूप में उपयोगी पेड़ पौधों का अधिक उत्पादन एक और मनुष्य के लिए लाभकारी था, जिससे भोजन प्राप्ति की सहजता हुई, परंतु पर्यावरण के लिए यह विनाशकारी था, क्योंकि इससे केवल उपयोगी पेड़ पौधों ही अधिक विकसित हुए और अनुपयोगी पेड़ पौधों जैविक तंत्र से बाहर कर दिए गए। अनुपयोगी पेड़ पौधों से भी ऊर्जा का संश्लेषण और रासायनिक तत्वों की चक्रीय क्रिया में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पशुओं का शिकार करके तथा प्राकृतिक आवास को परिवर्तित करके मानव ने जैव विविधता को कम कर दिया। मनुष्य ने वनों और प्राकृतिक पेड़ पौधों के समूह को हटाकर कृषि कार्य आरंभ किए, जिससे भी सौर ऊर्जा की संग्रहित करने की कमी उत्पन्न हुई। अधिक पृथ्वी के धरातल के तापमान जो कि लगातार बढ़ रहा था, अतः कृषि करना पर्यावरण तंत्र में बाधक हो रहा है, परंतु यह आवश्यक भी है, जिससे मानव आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। मनुष्य की सभ्यता में क्रांतिकारी युग 18वीं शताब्दी में हुआ, जब औद्योगिकरण का जन्म हुआ और यह अवस्था आज सबसे अधिक विकसित दशा में है। औद्योगिकरण से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन अच्छी गति से हुआ, जिससे मानवीय आवश्यकताओं की अधिक पूर्ति हुई। मानव ने केवल आवश्यकताएं बल्कि विलासिता की वस्तुएं भी निर्माण करना आरंभ कर दिया, जिससे संसाधनों का दोहन तीव्र गति से होने लगा और जीवाश्मीय ऊर्जा का प्रसार भी अभूतपूर्व गति से हुआ। जीवाश्मीय ऊर्जा
पेट्रोलियम पदार्थ, कोयला, प्राकृतिक गैसें जलने से उत्पन्न हुई और अनावश्यक तापमान जो है हमारे वायुमंडल का लगातार बढ़ने लगा। ऊर्जा का विसरण जो प्राकृतिक रूप से अंतरिक्ष में स्वतः हो जाता था, अब व्यवस्थित रूप से नहीं हो पा रहा था और तापमान में निरंतर वृद्धि होती जा रही थी। इसलिए मानव एवं वातावरण के सहसंबंध प्रतिकूल होते चले गए। मानव एवं पर्यावरण संबंधों के प्रति विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण हैं। मनुष्य एवं पर्यावरण के मध्य सहसंबंधों के बीच में विद्वानों को अलग अलग दृष्टिकोण है। जहाँ एक और यह कहा जाता है कि मनुष्य को इस वातावरण में अन्य जीव जंतुओं की भांति प्राकृतिक निर्देशों की अनुपालना करनी चाहिए, वहीं दूसरी ओर यह भी दृष्टिकोण है कि मनुष्य विकसित प्राणी है और वह कुशाग्र बुद्धि से पर्यावरण के विभिन्न घटकों को अपने अनुकूल बना सकता है और संसाधनों का अधिकतम दोहन कर सकता है। मानव पर्यावरण के मध्य सह संबंधों का अध्ययन विभिन्न दृष्टिकोणों से किया जाता है। उनमें जो प्रमुख दृष्टिकोण है, जैसे कि हमने पहले बताया, उनमें है निश्चयवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद। आज हम जो एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है निश्चयवाद, उसकी हम चर्चा करेंगे, जिसे हम पर्यावरण निश्चयवाद या इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं। तो अब हम पर्यावरण निश्चयवाद की चर्चा करते हैं। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य को अन्य जीव जंतुओं की भांति प्राकृतिक वातावरण के निर्देशों की पालना करनी चाहिए, अर्थात मनुष्य तथा उसके क्रियाकलापों पर भौतिक पर्यावरण का प्रभाव दृष्टिगत होता है। अतः प्रकृति ने मनुष्य को बनाया है, यही इस विचारधारा का प्रमुख आधार है। मानव पर्यावरण संबंधों के इस पर्यावरणीय निश्चयवादी दृष्टिकोण के अनुसार मानव जीवन के सभी पक्षों पर भौतिक पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। प्रसिद्ध विद्वान पीटर हेगेट ने इसे परिभाषित करते हुए लिखा है कि पर्यावरणवाद के अनुसार मुख्य रूप से पृथ्वी तल पर मानव के व्यवहार प्रारूप के निर्धारण में प्राकृतिक वातावरण की प्रमुख भूमिका रहती है। प्राचीन काल से ग्रीक विद्वानों द्वारा भी प्राकृतिक तत्वों के प्रभाव को स्वीकार किया जाता रहा है। अरस्तु ने अपनी पुस्तक राजनीति में लिखा है कि यूरोप के ठंडे देश के निवासी बहादुर होते हैं, किंतु विचारों एवं तकनीकी कौशल में कमी पाई जाती है। इसके विपरीत एशिया के लोग विचारवान एवं कुशल होते हैं, लेकिन उत्साही नहीं होते। पर्यावरणीय निश्चयवाद का जन्म एवं विकास जर्मनी में हुआ तथा इसके प्रमुख प्रतिपादक जर्मन भूगोलवेत्ता एवं मानव भूगोल के जन्मदाता फ्रेडरिक रेजेल थे। रेडजेल महोदय ने प्राकृतिक वातावरण के तत्वों जैसे धरातल की बनावट, जलवायु, वनस्पति आदि में तथा मानव के मध्य जटिल संबंध बताए हैं, जिनमें पर्यावरणीय तत्व अधिक प्रभावशाली है, जो मानवीय क्रियाकलापों को नियंत्रित करते हैं। उनके अनुसार हमारी बुद्धि, संस्कृति एवं सभ्यता की उपलब्धियों की तुलना एक चिड़िया की स्वतंत्र उड़ान से नहीं की जा सकती। उसकी तुलना एक पौधे के तने से की जा सकती है, क्योंकि वह सदैव पृथ्वी से जुड़ा हुआ रहता है। रेडजेल महोदय के इस तथ्य के संदर्भ में 17वीं शताब्दी में प्रसिद्ध विद्वान मॉन्टेस्क्यू ने भी जलवायु और मृदा की मानव चरित्र पर निर्माण को प्रमुख माना है। हिप्पोक्रेट्स ने ईसा से 420 वर्ष पूर्व अपने ग्रंथ एयर, वाटर एंड प्लेस में पर्यावरणीय प्रभावों को स्पष्ट करते हुए बताया कि यूरोपीय लोगों द्वारा एशिया पर किए गए आक्रमण का प्रमुख कारण यूरोप की कठोर एवं परिवर्तनशील जलवायु है, जिसके प्रभाव से यूरोप के लोग कठिन परिश्रमी होते हैं, जबकि एशिया के लोग आराम पसंद होते हैं। पर्यावरण निश्चयवाद को स्पष्ट करने का कार्य कार्ल रिटर एवं अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट ने किया था। कार्ल रिटर की मानव केंद्रीय विचारधारा से उसका विकास हुआ। इन्होंने प्रकृति द्वारा मानव पर डाले गए प्रभावों का वितरण अपनी पुस्तक यूरोप में दिया था। हम्बोल्ट ने इस विचारधारा को स्पष्ट वैज्ञानिक ढंग से देखा था। उन्होंने मनुष्य पर वातावरण के प्रभाव को माना था। हम्बोल्ट ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कॉस्मोस में पर्यावरण शक्ति की सर्वोपरि मानते हुए लिखा था कि भूमध्य सागरीय सभ्यता के विकास में वहाँ की जलवायु की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 1859 में कार्ल रिटर तथा हम्बोल्ट की मृत्यु हुई तथा इसी वर्ष चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक जीवों की उत्पत्ति को प्रकाशित किया, जिसमें जीवों के विकास एवं पर्यावरण का घनिष्ठ संबंध बताया था।
उनके अनुसार मानव समाज का विकास प्राकृतिक वातावरण के आधार पर होता है। डार्विन के विचारों से प्रभावित होकर जर्मनी के प्रसिद्ध जीव विज्ञानी हिकल ने मानव वातावरण सह संबंधों की दिशा में आधारभूत विचार व्यक्त करते हुए पर्यावरण तत्वों को महत्व प्रदान किया। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता डिमोलिंस ने अपनी पुस्तक सामाजिक भूगोल में पर्यावरणीय शक्तियों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप में स्वीकार करते हुए समाज को पर्यावरण की उपज बताया। फ्रेडरिक लिपले नामक फ्रांसीसी समाजशास्त्री ने अपने सिद्धांत स्थान कार्य लोग के माध्यम से समाज पर पर्यावरण के प्रभावों को समझाया, जिसका अभिप्राय यह था कि किसी स्थान का वातावरण उस प्रदेश में किए जाने वाले कार्य के प्रकार को निश्चित करते हैं। विलियम मॉरिस डेविस, W.M. डेविस, एलन चर्ची सैंपुल तथा एल्सवर्थ हंटिंगटन नामक तीनों अमेरिकन भूगोलवेत्ताओं ने पर्यावरण निश्चयवाद की संकल्पना को और अधिक सशक्त बनाया। प्रसिद्ध भू आकृति विज्ञानी डेविस ने मानव को प्रकृति से संयोजित करने का प्रयास किया। उन्होंने मानव तत्वों पर भौतिक तत्वों का नियंत्रण एवं प्रभुत्व बताया। पर्यावरणवाद की संकल्पना 1911 में चरमोत्कर्ष पर पहुंची जब फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्या अमेरिकन भूगोलविद एलन चर्ची सैंपुल ने अपनी पुस्तक भौगोलिक वातावरण के प्रभाव का प्रकाशन किया। सैंपुल ने रेडजेल के एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक ग्रंथ में प्रतिपादित इस विचारधारा को मद्देनजर रखते हुए उपयुक्त पुस्तक लिखी थी। सैंपल महोदया ने वातावरण निश्चयवाद के सिद्धांत का समर्थन करते हुए लिखा कि मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है। सैंपल ने अपनी पुस्तक में पूर्ण रूप से मनुष्य पर वातावरण का नियंत्रण या प्रभाव के बारे में लिखा है, अर्थात मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है। इसका अभिप्राय केवल इतना ही नहीं कि वह पृथ्वी का बच्चा है और उसकी धूल का कण है, वरन यह भी है कि पृथ्वी माता ने उसका पालन पोषण किया है, उसके लिए कर्तव्य निश्चित किए हैं, उसके विचारों को निश्चित दिशा की ओर मोड़ा है, उसके समक्ष ऐसी कठिनाइयाँ उपस्थित की है जिनसे उनके शरीर को बल मिलता है और बुद्धि को तीव्रता। पृथ्वी ने उसको नौ संचालन और सिंचाई की समस्या दी है और साथ ही साथ उसके कान में उन समस्याओं का हल भी बतला दिया है। वह उसकी हड्डी और मांस में तथा उसके मस्तिष्क और आत्मा में प्रविष्ट हो गई है, यानी प्रकृति मानव पर पूर्ण नियंत्रण रखती है। सैंपुल ने इस विचारधारा को स्पष्ट करते हुए लिखा कि प्रकृति ने पर्वतों पर रहने वाले मनुष्य को लोहे जैसे पैर दिए हैं जिनसे वह ढालों पर चढ़ता उतरता है। समुद्री तट पर रहने वाले मनुष्य को कमजोर और ढीले पैर दिए, परंतु उसके बदले में उसके सीने एवं बाजुओं को विकसित किया है जिससे वह नाव की पतवार चला सकता है। इसी समय किरचॉफ भी सैंपुल की तरह वातावरण प्रभाव का समर्थन करते हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक मैन एंड अर्थ में लिखा है कि जंगलों तथा समुद्र तटीय भागों में रहने वाले लोग बहुधा ईश्वरवादी होते हैं, जबकि एक ईश्वरवादिता रेगिस्तानी भागों की स्वाभाविक उपज है। उन्होंने बताया कि बेसाल्ट की चट्टानों वाले क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग अधर्मी तथा दुशासी होते हैं। एल्सवर्थ हंटिंगटन ने पर्यावरण निश्चयवादी उपज को संगठित करने का कार्य किया। उन्होंने 1915 में लिखित अपनी पुस्तक सभ्यता एवं जलवायु तथा 1927 में मानव एवं आवास संस्कृति के मुख्य स्रोत में प्राकृतिक वातावरण के मानव पर नियंत्रण को स्पष्ट करने का प्रयास किया। हंटिंगटन महोदय ने बताया कि प्राकृतिक शक्तियाँ मानवीय रहन सहन कार्यों तथा सांस्कृतिक तत्वों जैसे कला, साहित्य, धर्म, शिक्षा आदि को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। पर्यावरणीय निश्चयवादी सिद्धांत का 20वीं शताब्दी के आरंभिक 20 वर्षों तक पर्याप्त प्रभाव रहा था, किंतु उसके उपरांत भूगोलवेत्ताओं तथा पर्यावरणवाद पर आक्षेप किया गया, जिसके अनुसार पर्यावरण मानव को प्रभावित करता है किंतु मनुष्य भी पर्यावरण में परिवर्तन करता है। उन्होंने माना कि मानव पर्यावरण का दास न होकर उसका अपनी बौद्धिक क्षमता से उपयोग करता है। विभिन्न प्रकार की जलवायु में विभिन्न सभ्यताएं विकसित हुई है जिनके विकास में मनुष्य की अहम भूमिका रही है। अतः वर्तमान औद्योगिक मानव के समक्ष वातावरण नियंत्रण न होकर प्रभावशाली सिद्ध हो रहा है। बहुत सारे विद्वानों ने पर्यावरणीय निश्चयवाद की आलोचना की। उन भूगोलवेत्ताओं में
इसकी आलोचना करते हुए बताया उनमें प्रमुख भूगोलवेत्ता है डिमोलिन्स तथा चिरकाफ। इन्होंने जो है मानवीय क्रियाओं पर पर्यावरण के प्रभाव को स्वीकार किया है, किंतु मानवीय क्षमताएं किसी स्थान को परिवर्तित करने में अपनी अहम भूमिका निभाती है, जिससे उस परिवर्तन स्थान पर मूल प्रभाव स्वयं मानव का समाप्त हो जाता है। चिरकाफ ने प्रकृति और पर्यावरण के मध्य संबंध तथा किसी स्थान पर मानव उन्नति की तरफ उन्मुक्त होती दौड़ में प्रभावित होकर कहा है कि मानव ऐसी मशीन नहीं है जिसका स्वयं की कोई अभिलाषा है। उसके जन्म स्थान की परिस्थितियां या दक्षता उसे एक नियंत्रित एवं उदासीनता लिए हुए शिशु के सदृश पाती है। प्राचीन काल में विकसित निश्चयवाद पूर्ण रूप में प्राकृतिक पर्यावरण के प्रभाव को अमित एवं पूर्ण स्थिति पुष्ट करता है, जिसमें मानवीय इच्छा अनुपस्थित रहती है, जबकि अभी विद्वान इस विचारधारा से बाहर निकलते हुए उन्होंने मानवीय प्रभाव को भी प्रमुख रूप से माना है कि मानव अपनी इच्छा अनुसार उसमें परिवर्तन कर सकता है, जिससे एक नई विचारधारा का जन्म होता है। क्योंकि वर्तमान समय कोरोना महामारी का चल रहा है, अतः आप 2 गज की दूरी का पालन करें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से ना जाएं, घर से बाहर निकलने पर मुंह पर मास्क लगाएं, बाहर से आने पर हाथों को पानी से धोएं, सैनिटाइज करें और अपने आप को और अपने आस पास रहने वाले लोगों को कोरोना से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी दें। धन्यवाद।